आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, एक बहुत बड़े इलाके में झोपड़पट्टियां बसी होती हैं। ये लोग क्या है, लोअर मिडिल क्लास होती है, ये लोअर मिडिल क्लास जैसे हम बोलते हैं, थोड़ा निचला तबका होता है समाज का। और झोपड़पट्टियों में ये लोग जब रहते हैं तो वहां पर ये लोग घरों में काम करते हैं, या फिर किसी की दुकान होगी या कोई फैक्ट्री में काम करता होगा। इस तरीके से ये लोग, इनका वहीं पर इनका आसपास में ही रोजगार होता है। तो जब इन लोगों को जब उस स्थान पर कोई बड़ा मॉल या कोई मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनने होते हैं या कुछ बनना होता है, वो जमीन बेच कोई खरीद लेता है। ये लोग एक्चुअली ये जमीन उनकी नहीं होती है, ये तो नाजायज तरीके से उस जमीन पर बस गए होते हैं। अगर उनकी जमीन होती तो उनको निकालने का किसी को कोई हक नहीं था, कोई निकाल ही नहीं सकता था अगर ये जमीन उसकी होती। जैसे कि माटी वाली बुढ़िया की जमीन अगर उस खेत पर होती, जिस जहाँ वो रहती है, तो उसे कोई नहीं निकाल सकता था। लेकिन ये लोग क्या है, विस्थापित वही लोग होते हैं बच्चों, जो लोग नाजायज तरीके से कहीं जाके बस गए हैं और बहुत बड़े इलाके में बसे हुए हैं। और तो अगर उनके पास ना तो जमीन के पेपर्स हैं ना कोई कागजात हैं, तो ये नाजायज तरीके से बसे हुए, इसी कारण इन्हें निकाला जाता है। अब वो जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया और वो किसी को, बड़े इंसान को बेच दी। अब वहां पर मल्टीप्लेक्स कुछ बन रहा है या मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बन रहे हैं। तो अब इन लोगों से कहा जाता है कि अब आप इस जमीन को खाली करिए, और इसके बदले में इन्हें ऐसा नहीं है कि इन्हें बिल्कुल ये कह दिया जाता है कि अब आप खाली कर दीजिए, कहीं भी जाइए, हमें मतलब नहीं है। नहीं, यहाँ पर माटी वाली चैप्टर में एक केवल बुढ़िया की बात थी, इसलिए बुढ़िया कहती है कि मेरी तरफ देखने वाला कोई नहीं है, यानी कि वो अकेली थी। लेकिन अगर बहुत सारे जब लोग होते हैं तो इतने लोगों को उखाड़ देना एक जगह से आसान काम नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो वो विद्रोह कर देंगे, आवाज उठाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से वो लोग तो विरोध करते हैं। जब बहुत बड़े इलाके में कोई जगह बसे, ये लोग बसे होते हैं, गरीब तबका जब बसा होता है, तो वो लोग अपनी आवाज उठाते हैं और बहुत सारी पॉलिटिकल और समाज सेवी संस्थाएं फिर इनके पक्ष में आ जाती हैं और इन्हें तो न्याय मिल जाता है। कुछ ना कुछ मुआवजा, मुआवजा जिसे हम कहते हैं, यानी कि हर्जाना इन्हें जरूर मिल जाता है। और कई दफा इन्हें ये कहा जाता है कि आप यहाँ से हट जाइए, लेकिन आपको हम दूसरी जगह दे रहे हैं, वहां जाके बस जाइए। इसी को विस्थापन की समस्या कहते हैं या पुनर्वास भी कहते हैं। पुनः एक बार जाके दूसरे स्थान पर बस जाना, पुनर्वास भी कह सकते हैं, विस्थापन भी कह सकते हैं। तो इन्हें कहा जाता है कि आप दूसरे स्थान पर बस जाइए। लेकिन इनके सामने समस्या क्या आती है, जहां पर ये लोग इस समय बसे हुए हैं वहां पर इनका रोजगार होता है, लोग आसपास की फैक्ट्रीज में काम करते होते हैं, कोई ने दुकान करी होती है, कोई घरों में काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से न केवल इनका घर उजड़ा, बल्कि एक प्रकार से इनके रोजगार भी उजड़ गए। अब जो नई जगह जाएंगे, नए सिरे से उन्हें अपनी वहां पहचान बनानी होगी, रोजगार ढूंढना होगा और फिर बसना होगा। फिर अपनी कैसे चलाएंगे अपनी जीविका, उस समस्या को उखाड़, क्योंकि केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बसना ही केवल काफी नहीं होता है। वहां जाके बसने के बाद अपने रोजगार को जमाना, आस पड़ोस बनाना, क्योंकि यहाँ पर उनका आस पड़ोस भी बन जाता है जहां से वो लेन देन कर सकते हैं, और यहाँ पर जान पहचान भी हो जाती है, यहाँ पर उनका रोजगार भी है, यहाँ पर वो उनकी जड़ें जम चुकी हैं। जिस प्रकार से एक पेड़ को उखाड़ कर दूसरे पेड़ जगह जगह, बड़े पेड़ को अगर हम बड़े पेड़ को एक जगह स्थान से उखाड़ कर दूसरे स्थान पर लगाते हैं, तो बड़ा पेड़ कभी भी नहीं लग सकता, वो मर जाएगा, यानी कि उसकी जड़ें सूख जाएंगी। ऐसे ही हम इंसान होते हैं, जहां पर हम जड़ें हमारी जम गई हैं, जहाँ पे हमारा रोजगार है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, बहुत सालों से, वर्षों से हम निवास कर रहे हैं, उस जड़ें ऐसे ऐसे ही जैसे एक पेड़ अपनी जड़ें जमा लेता है, बना लेता है। और इस तरीके से जो विस्थापित होकर दूसरी जगह जाते हैं लोग, फिर एक प्रकार से उनका जीवन नष्ट हो जाता है, क्योंकि नई जगह जाकर बसना आसान काम नहीं होता है। तो इसी समस्या को माटी वाली पाठ के माध्यम से लेखक ने उभारा है, माटी वाली। ठीक है, तो ये माटी वाली जो है, वृद्धा है, कमजोर है, नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया है। हरिजन यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट हरिजन को बोलते हैं। तो ये वहां पर रहती है और इसका काम केवल क्या है, इसका काम है, कोई जगह है माटा खाना, वहां से मिट्टी लाती है, मिट्टी आती है और ये
लोगों के घरों में लाल मिट्टी पहुंचाने का कार्य करती है। और ये लाल मिट्टी किस काम आती है? गोबर में मिक्स करके इस लाल मिट्टी से घरों की लिपाई होती है, किचन की लिपाई होती है और दीवारों की भी लिपाई होती है। तो ये मिट्टी जो है बड़े काम की है और ये काम की मिट्टी पहुंचाने का काम जो है वो माटी वाली करती है। और माटी वाली को यहाँ पर सभी जानते हैं, उसके कंटर को सभी पहचानते हैं। जिस कनस्तर में वो मिट्टी भर के लाती है उसमें कोई उस कनस्तर में कोई ढक्कन नहीं है और ढक्कन वो इसलिए नहीं लगाती है ताकि मिट्टी को आसानी से गिराया जा सके और आसानी से भरा जा सके। इसलिए वो कभी भी उस कनस्तर पर कंटर पर वो ढक्कन नहीं लगाती है। और सभी घर वाले उसको पहचानते हैं क्योंकि उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, एक अकेली है, प्रतिद्वंदी नहीं है, यानी कि कोई और उसका और दूसरा कोई नहीं है जो मिट्टी पहुंचाने का कार्य करता हो। वो अकेली है जो मिट्टी पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है बच्चों, तो ये माटी वाली बेचारी इतनी गरीब है, अकेली है काम करने वाली। और इसका हस्बैंड भी है हालांकि, जिसको उसने बुई कह के कहा है, बुई के लिए रोटी बचा के रखती है। और बुई कौन है? इसका पति है, जो कि घर पे रहता है, बीमार है, गठरी में बदल चुका है, यानी कि बहुत बीमार अवस्था में है। और उसके लिए रोटी बचा बचा कर ले जाती है। बहुत ही गरीब है, ज्यादा गरीब है, इतनी गरीब है कि रोटी भी है खुद नहीं खाती है। जो रोटियां उससे मिलती है वो बेचारी बचा के रख लेती है अपने बुई के लिए, यानी कि अपने हस्बैंड के लिए, अपने बुड्ढे के लिए वो बचा के रखती है। और रोटियों का हिसाब लगाती है, 2 मैं खा लूंगी, 1 मैं खा लूंगी, 1.5 उसको दे दूंगी। इस प्रकार से मिली हुई रोटियों का हिसाब लगाना ये जाहिर करता है कि वो बहुत गरीब और लाचार है। इस प्रकार से रोटियों का हिसाब लगाना ही ये सिद्ध कर देता है कि जो बुढ़िया है ये बहुत गरीब और लाचार है। क्योंकि जो रोटी उसको मिली है उसको भी वो खा नहीं पा रही है, छिपा के रख लेती है कि रात को मैं खाऊंगी और अपने बुई को दूंगी। और इस प्रकार से रोटियों का हिसाब लगाना उसकी लाचारी को और उसकी गरीबी को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त और बताया गया है कि किस प्रकार से वो जब घर जाती है, किसी के घर जाती है, तो वो जो ठकुराइन है वो कहती है कि तू बड़े भाग्यवान है, तू बड़ी भाग्यवान है जो खाते वक्त आई है। तो सोचिए, जो लेडी, जो गरीब औरत दूसरों के घरों में मिट्टी पहुंचाने का कार्य करती है और जिसके पास स्वयं खाने तक के लिए नहीं है, जो दूसरों से मिली हुई रोटियों को भी गिन गिन के रखती है, कि हिसाब लगाती है उनका, क्या वो भाग्यवान हो सकती है? नहीं। वो कैसे भाग्यवान हो सकती है जिसके पास अपने न खाने का कहीं ठिकाना है और ना ही उसके पास रहने का ठिकाना है। तो क्योंकि और ये भाग्यवान है या नहीं है, इसके लिए भी इसके पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि पूरे दिन ये मिट्टी खोदकर दूसरों के घरों में पहुंचाने के कार्य में लगी रहती थी। इसके पास इतना भी वक्त नहीं था कि मैं भाग्यवान हूँ या नहीं हूँ, कुछ भी अपने बारे में ये सोच सके, इसके पास समय ही नहीं था। ये पूरे समय मिट्टियों को घरों घरों में पहुंचाने में, और इसके बदले में उसे कहीं से रोटी, कहीं से कुछ पैसे मिल जाया करते हैं। और फिर किसी एक के घर जाती है, वहां पर वो उसको चाय देती है पीने के लिए और उससे कहती हैं कि देख, आज कुछ चाय के रोटी के साथ कुछ खाने के लिए नहीं है। तो वो कहती है चाय तो अपने आप में एक बहुत अच्छा साग होता है। और फिर कहती है भूख मीठी कि भोजन मीठा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। इसका उसका 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 बुई बोलता है रात को जब वो रोटी लेकर जाती है, तो वो कहती है कि आज साग नहीं है कुछ भी, तो कहता है भूख मीठी कि भोजन मीठा। इसका तात्पर्य ये होता है कि जब हमें भूख लगी होती है, जब हमें बहुत कस के भूख लगी होती है, तो हम स्वाद नहीं देखते हैं, तब हम केवल पेट भरने का सोचते हैं और बिल्कुल ये देखते नहीं है कि नमक नहीं है, कि मिर्च नहीं है, कि कैसा है खाना, खाना टेस्टी है कि नहीं है। अगर 3 या 4 दिन के भूख के बाद किसी को भोजन दिया जाए तो वो भूख मिटाने की सोचेगा, स्वाद की नहीं सोचेगा। इसीलिए ये बात कही गई है कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। हमेशा भूख मीठी होती है। अगर भूख लगी है तो आपको भोजन कैसा भी दे दिया जाएगा, आप उसे खा लेंगे। ये नहीं सोचेंगे 4 दिन के भूखे, अरे हमें ये क्या दे दिया है। नहीं, बासी रोटी भी दे दी जाए तो उसे भी इंसान खा जाएगा बिना कुछ सोचे।
ठीक है। तो इसीलिए ये बात कही गई है कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। जिनके पास नहीं है उनसे पूछो कि उनके लिए रोटी की क्या कीमत है। आपने देखा होगा कई दफा कि दावतों के बाद जो खाना फेंक दिया जाता है उसमें से लोग उठा उठा के खा रहे हैं। सोचिए दरिद्रता, सोचिए गरीबी, है ना। और हम लोग हैं कि हम रोटी का अनादर करते हैं, खाना थाली में छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। नहीं, एक एक कण जो है अन्न का वो बहुत कीमती है। उन लोगों के लिए सोचिए, जैसे माटी वाली है। माटी वाली, ऐसा नहीं है कि ये कहानी काल्पनिक है, काल्पनिक बिल्कुल कहानी नहीं है, काल्पनिक तो होगी ही। खैर, हो सकता है काल्पनिक न भी हो। टिहरी बांध की बात कही गई है, उसके आसपास की बात कही गई है। हो सकता है ये कहानी सच हो, किसी लेखक ने के आसपास ये घटना घटी हो और उसने, लेखक ने इसके विषय में लिखा हो, क्योंकि बकायदा साक्ष्य देकर उसने बात करी है टिहरी। और वो उन गांव के नाम भी लिखे हैं जिनके गांव के सीमा पर ये था, जहाँ पे वो रह रही थी, जहाँ पर रेतीली मिट्टी थी और जो गोबरी लिपाई में रेतीली मिट्टी काम नहीं आती है, उन गाँव के नाम भी दिए गए हैं। तो ये जरूरी नहीं है, ये हो सकता है सत्य कहानी हो। तो सोचिए उस गरीबी का आप अनुमान लगाइए, कल्पना कीजिए कि इतनी गरीबी कि वो इंसान को जो रोटी मिली गई है वो भी नहीं खा पा रहा है और केवल मुंह चलाने का नाटक करती है, वो रोटी बचा बचा के रख लेती है। और हम घरों में किस प्रकार से अन्न का निरादर करते हैं और कह देते हैं आज हम नहीं खाएंगे, हमारी पसंद का नहीं है, और वो खाना हम फेंक भी देते हैं कई दफा, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। आनंद का क्षण और रोटी का कण कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जो आनंद के क्षण है उसे भी इंसान को पूरी तरह से एंजॉय करने चाहिए, और रोटी का कोई एक कण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये नसीब नहीं हो रहा है। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों, ये कहानी आज यहाँ पे कंप्लीट होती है। कितने बच्चे हैं, इसमें कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ चीजें आपको न समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, और नहीं तो फिर हम आप लोगों का ओरल टेस्ट लेना शुरू कर रहे हैं। ओरल टेस्ट बच्चों हो रहा है। चलिए, ओरल टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए आप सभी। टिहरी शहर के लोगों को माटी वाली का इंतजार क्यों रहता था? टिहरी शहर के लोगों को माटी वाली का इंतजार क्यों रहता था? जरूरी नहीं है कि हम उनसे पूछें जिन्होंने हैंड रेज किया है। आज हम किसी से भी पूछेंगे, किसी से भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है। मोहिनी अग्रवाल, हम किसी से भी पूछ सकते हैं टिहरी शहर वालों को माटी वाली का इंतजार क्यों रहता था? क्योंकि जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो तो डेली देते ही हैं, वही बच्चे हैं जो डेली आंसर देते हैं। अर्पिता शर्मा बताइए। अर्पित शर्मा बताइए, टिहरी शहर के लोगों को माटी वाली का इंतजार क्यों रहता था? नहीं, कोई आंसर नहीं। ये वो बच्चे हैं, अर्पिता श्रीवास्तव बताइए। मैम क्योंकि वो पूरी तरीके से उस पर डिपेंड थे, उनका चूल्हा भी उसी से लिपाई होगी, उनके घर की भी उसकी मट्टी से ही लिपाई होगी, इसलिए। किस प्रकार की मिट्टी लाती थी? मैम रेड कैसी कलर मिट्टी वाली। हुआ? लाल मैम मिट्टी। लाल वाली। हाँ, लाल मिट्टी लाती थी जो कि गोबरी लिपाई में काम आती थी।
ठीक है। यस और मैम। कौन बताएगा? माल्या अग्रवाल। जिस बच्चे से हम पूछते जा रहे हैं वो म्यूट करता जाए अपने को। माल्या अग्रवाल। यस बेटा माल्या। यस मैम। तेरी शहर वालों को, हाँ, yes, तेरी शहर वालों को माटी वाली का इंतजार क्यों रहता था? मैम क्योंकि वो थी, कौन थी वो, ये बुढ़िया, हाँ मैम, ये बुढ़िया थी वो लाल मिट्टी लाती थी जो कि पूरे शहर में कोई भी नहीं बेचता था, सिर्फ वही बेचती थी। और जिससे रघु उनकी रघुरा चूल्हे की लिपाई होती थी, उनकी ओके दीवारों की भी लिपाई होती थी। ओके। रघुराज सक्सेना, तेरी शहर के लोगों को माटी वाली का इंतजार क्यों रहता था बेटा? रघुराज सक्सेना, हाँ बोलो रघुराज। टिहरी शहर के लोगों को माटी वाली का इंतजार क्यों रहता था? बोलो रघुराज। आपने हैंड रेस कर रखा है रघुराज। नहीं, आंसर नहीं दे रहे। हाँ, कनिका बंसल। कनिका बंसल। मैम उन्हें इसलिए इंतजार रहता था क्योंकि उनके घर पूरे शहर में केवल वो अकेली औरत थी जो माटी बेचती, जो लाल मिट्टी बेचती थी, जो कि उनके घर के चूल्हा चौका जलाने में बहुत जरूरी रहती थी। उसके बगैर उनके घर में खाना नहीं बनता था। जलाने में नहीं भाई, जलाने में ना, चूल्हा चौका नहीं जलता था मतलब क्या है? जलाने में थोड़ा ना। फतेह अहमद, कोई भी प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहा है। यस फतेह अहमद। मैम क्योंकि जो उधर के लोग थे वो जो चूल्हा यूज करते थे वो मिट्टी का बना होता था, और उस पे वो लिपाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, और कई साल, जैसे साल 2 साल बाद उसको दीवारों पे भी लिपाई की जाती थी। तो वो एक तरह से बहुत जरूरी चीज थी उधर के लोगों के लिए। जैसे रोज हाँ खाने पीने की चीजों की तरह वो भी एक बहुत जरूरी चीज थी, और माटी वाली से वो अकेली औरत थी जो उधर ये देती थी मिट्टी, इसलिए वो उनके लिए जरूरी मदद बन गई थी उनकी। बहुत अच्छा। फतेह अहमद ने अपने शब्दों में इस पूरे चीज को बताई, अपने शब्दों में बताया है। बहुत सही बताया, बिल्कुल सही। क्योंकि जो मिट्टी वो लाया करती थी उससे चौके की लिपाई होती थी। चौका यानी के चौका चूल्हा यानी कि रसोई। और कुछ कुछ सालों के बाद दीवारी, हाँ ठीक है फतेह, दीवारों की लिपाई भी हुआ करती थी। तो इसलिए चूंकि अकेली वो औरत थी, इसलिए लोग उसका इंतजार करते थे कब वो आए और हमें मिट्टी दे। तो इसलिए टिहरी शहर वालों को उस माटी वाली का इंतजार रहता था। ठीक है। नेक्स्ट है, घर की मालकिन ने पीतल के गिलास क्या सोचकर संभाल कर रखे थे? घर की मालकिन ने पीतल के गिलास क्या सोचकर संभाल कर रखे थे? घर की मालकिन ने पीतल के गिलास क्या सोचकर संभाल कर रखे थे? आयुषी गुप्ता बताएंगी अब की बार। यस आयुषी गुप्ता। मैम घर की मालकिन ने पीतल की ग्लास इसलिए संभाल कर रखे थे क्योंकि मैम वो उनके पुरखों की कमाई थी और वो उसे हराम के भाव में नहीं बेचना चाहती थी। और कोई बताना चाहेगा और अच्छे शब्दों में? मुस्कान। हाँ मुस्कान। मैम जो उसके घर में पीतल के गिलास थे वो उसके जो पुरख थे, जो पुराने लोग थे, उनकी कमाई से आए थे, तो वे उन गिलासों को फ्री में नहीं बेचना चाहती थी, इसलिए उसने संभाल के रख। क्योंकि वो उनके लिए एक तरह से क्या थी, उनकी विरासत थी, उसमें उनकी यादें बसी हुई थी कि किस प्रकार और कोई और अच्छी तरीके से इसको बढ़ा के
अच्छे तरीके से और सारी बातें फतेह बताएंगे। फतेह बहुत अच्छे आंसर देते हैं अपने हिसाब से। हाँ फतेह बताइए बेटा। मैम क्योंकि वो उसके पुरखों की दी हुई थी, मतलब उनकी दी हुई चीज थी विरासत में, और ऐसी चीज को यादगार के तौर पर रखना चाहिए, ऐसे को थोड़े से पैसों में बेच देना सही नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने उसे संभाल के रखी थी। और उन्होंने बताया भी था कि अब तो ऐसे दिखते भी नहीं, अब तो सब घरों में पीतल की बजाय स्टील के बर्तन यूज किए जाते हैं, तो ये चीज अब उधर थी भी नहीं, तो उन्होंने इसे यादगार के तौर पर रखना जरूरी समझा था। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज ये भी थी कि उसमें उनका परिश्रम भी था, किस तरीके से मेहनत कर कर उन्होंने उसको बनाया होगा, और उनके परिश्रम का उन्होंने मान रखा कि उन्होंने बिना कोई चटपटी चीज खाए हुए, उनका मन करता होगा लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं खाया होगा, अपने पेट काट काट के उन्होंने ये चीजें जमा करी हैं, और उन्हें हम दूसरों को बेच दें केवल कुछ पैसे के लालच में, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। और उन्होंने उस धरोहर को बहुत ही संभाल कर रखा हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, कल आपको इसकी पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। माटी वाली की रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? माटी वाली द्वारा रोटियों का हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? माटी वाली द्वारा इस प्रकार से रोटियों का हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? अभय बंसल, यस अभय बंसल। मैम माटी वाली मैम रोटियों का हिसाब रखती थी क्योंकि मैम वो बहुत ज्यादा ही गरीब थी, और मैम घर पे उसका जो माटी वाली थी उसका एक बीमार पति था, वह उसके लिए भी अपनी रोटियों से काम पे मिलती थी, उन्हें बताती थी, इसलिए उसे रोटियों का हिसाब रखना पड़ता था। कोई और बताना चाहेगा? अविका सक्सेना, यस बेटा बताइए। अविका सक्सेना, अविका आपकी आवाज नहीं आ रही है। अविका की आवाज नहीं आ रही है। नहीं बेटा अविका आप म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ। मीनाक्षी क्या है, मनीषा सचदेवा, अविका म्यूट कर लो खुद को। मनीषा सचदेवा बताएंगी। यस मनीषा। माटी वाली औरत की रोटियों, क्योंकि वह बहुत गरीब थी और बेसहारा थी, उसका पति भी कोई काम नहीं करता था, इस वजह से उसको रोटियां मेहनत करती थी, वो बर्तन, वो लाल मिट्टी बेचकर उससे जो उसको रोटियां मिलती थी उसमें से आधी से आधा अपने पति को दे देती थी, जो बचती थी वो खाती थी। ठीक है, ठीक है। माटी वाली का अत्यधिक गरीब होना ही ये दर्शाता है कि किस प्रकार से वो रोटियों का हिसाब लगाती थी। हम लोगों में से तो कोई रोटी का हिसाब लगाता नहीं है, क्योंकि हम ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम संपन्न हैं। तो अत्यधिक गरीब होना ही ये दर्शाता है कि वो किस प्रकार से उसकी मजबूरी थी उसकी, कि वो रोटियां अपने लिए कि मैं एक खा लूंगी, बुढ़े को एक दे दूंगी, इस प्रकार से वो उन रोटियों का हिसाब रखती थी। ठीक है, बच्चों ने सभी ने अच्छे से बताया है। हाँ, अगला प्रश्न है, कल के लिए आप लोगों को एक होमवर्क दे रहे हैं। विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखकर लाना है आपको। सभी लोग नोट करें, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखकर लाना है। सभी लोग नोट कर लें, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, और सब लिखेंगे, जिस कॉपी में आपने कृतिका का कार्य किया है उसी कॉपी में आप इसको लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा,
माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के विषय में सोचने का समय क्यों नहीं था? मुस्कान, केवल 2 हैंड रेज हुए हैं। केवल वही वह बच्चे, कुछ ही बच्चों ने पढ़ाई करी है, बाकी बच्चों ने केवल सत्संग सुना है, बैठ के कुछ और किया होगा, पबजी गेम खेला होगा बजाय पढ़ाई के, है ना? तभी कोई आंसर नहीं दे पा रहा है, जबकि ये एक्सप्लेन कर दिया गया है ये कहानी, और रीडिंग भी हो चली है। इस हाँ, अब कौन आंसर देगा? मुस्कान, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, बताइए मुस्कान। मैम जिस गांव में वो रहती थी तिहारी, उसमें वो अकेली थी जो वो लाल मिट्टी सबको बांटती थी, तो उसका दिन उसी में पूरा बीत जाता था। तो जब वह घर जाती तो अभी उसे 1 घंटा लग जाता था, तो फिर उसके बाद उसको समय नहीं बचता था अपने भाग्य के बारे में या फिर अपने बारे में सोचने का। अच्छा मुस्कान, हमने ये एक्सप्लेन कर दिया चैप्टर? यस मैम। चैप्टर एक्सप्लेन किया था हमने कल? हमने कल नहीं किया था, कल तो रीडिंग हुई थी, आज आपने एक्सप्लेन किया था। अच्छा, आज भी कहाँ एक्सप्लेन किया है? पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है हमने, तो हम ये कल एक्सप्लेन कर देंगे। आज फिर हमने आपका ओरल टेस्ट लेना शुरू कर दिया था, तो इसमें अब तो 2 मिनट रह गए। वैसे तो चैप्टर में एक्सप्लेन करने लायक ऐसा कुछ है ही नहीं, पूरी उसकी दिनचर्या है माटी वाली की। खैर फिर भी हम कल इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, और एक्सप्लेन करने के साथ साथ कल हम आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर देंगे, ठीक है? तो ये जैसे कि मुस्कान ने बताया है कि उसके पास पूरे दिन वो इतना व्यस्त रहती थी माटी को देने में, सब घरों में पहुंचाने में, खोदने में, फिर पहुंचाने में, कि पूरा दिन उसका इसी में निकल जाता था। और उसका जो घर था वो भी बहुत दूर था, करीब 2-3 किलोमीटर दूर था। 1 घंटा उसको लगता था, जल्दी पहुंचने पर भी 1 घंटा लगता था। तो पूरा दिन उसका उसी में निकल जाता था, उसको अपने अच्छे या बुरे भाग्य के विषय में सोचने का वक्त ही नहीं मिल पाता था। वो दिन भर बस काम में लगी रहती थी, इसलिए उसे अपने अच्छे या बुरे भाग्य के विषय में सोचने का वक्त नहीं मिल पाता था। आप सभी जो सत्संग सुन रहे हैं वो भी ढंग से सुन लें। काकुल जैन तो क्लास की अच्छी बच्ची है, कभी हैंड रेज क्यों नहीं करती है काकुल? कीर्ति अग्रवाल, काकुल, ये सब क्लास के अच्छे बच्चे हैं, इस बार क्यों नहीं इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? चलिए, अब आज क्लास का एंड हो रहा है। कल सभी लोग विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखेंगे और हमको सुनाएंगे। सभी लोग अपना अनुच्छेद हमें सुनाएंगे, जो भी हैंड रेज करेंगे सब लोग लिखेंगे और हम सुनेंगे उस अनुच्छेद में आपने लिखा क्या है, ठीक है? सभी लोग, ये होमवर्क है जिसमें आपने कृतिका का वर्क किया है, उसी में आप ये करेंगे। एक अनुच्छेद विस्थापन की समस्या पर आप लिख कर लाएंगे, ठीक है बच्चों? चलिए कल मिलते हैं, टाइम ओवर हो गया है आज का।